Hello students, welcome to lecture 2 of respiration in plants. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के आगे क्या प्रोसेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में फर्स्ट जो हमारा आया वो आया ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होता है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है और साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, मींस उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमको क्या मिलता है, 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं 3-3 कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पे कोई CO2 रिलीज नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही कोई कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल को ए, ठीक है। इसको हम लिंक रिएक्शन में बोलते हैं। ये कहां पर होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारा रेस्पिरेशन का, वो कहां पर हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों मेजर पाथवेज को जो लिंक कर रहा है वो है लिंक रिएक्शन, ठीक है, जहां पर एसिटाइल कोए बनेगा। और फाइनली जो है ETS होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा था वैसे ही यहां पर होगा, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। पायरुविक एसिड बन गया, अब उसके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज क्रेब्स साइकिल। तो अगर नॉर्मली एक एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, मान लो हमारे केस में या प्लांट के केस में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस है, तो सीधे सीधे पायरुविक एसिड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाने वाला है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस हुआ, वहां पर हमें 2 ATP मिले और 2 NADH मिले, ठीक है। अब पायरुविक एसिड जो है पहले लिंक रिएक्शन में जाएगा, लिंक रिएक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में, वहां पर एक कार्बन का लॉस होगा, ठीक है, और फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी। तो पहला हो गया ग्लाइकोलिसिस, सेकंड होगा लिंक रिएक्शन, और थर्ड होगा हमारा क्रेब्स साइकिल, और फाइनल होगा ETS। तो ये 4 स्टेप्स के थ्रू हम टोटल ग्लूकोज का एनर्जी को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों हम लोग आगे देखेंगे जब एनारोबिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मींस जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। हाँ, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। तो पायरुविक एसिड आएगा, यहाँ पर लिंक रिएक्शन होगी, यहाँ पे शो नहीं की है, यहाँ पे लिंक रिएक्शन होगी, और फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल के बाद ETS चलेगा, और फाइनली हमको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ डायग्रामेटिक है, यहाँ पे 36(2) जो भी लिखा है इसको नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ ये डायग्रामेटिक है, ठीक है। कितना एनर्जी बनेगा और कैसे बनेगा, कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो ये डायग्राम को नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्रामेटिक मैंने दिखाया है, ठीक है। इट इज ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। फॉर दिस द पायरुवेट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ऑक्सीजन हो या ना हो वो तो हो ही जाएगा। पायरुविक एसिड जब बन जाता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, वहां पर डिसीजन लेना होता है ऑक्सीजन है या नहीं। अगर है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं है तो एनारोबिक। तो ग्लाइकोलिसिस तो सेम ही चलने वाला है। अब जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड जो है इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो पायरुवेट जो है अब साइटोप्लाज्म में बना लास्ट प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने देखा है, ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं, और क्रिस्टे के अंदर जो ब्लू कलर का स्पेस है दैट इज मैट्रिक्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल
मैट्रिक्स। यहीं पर जो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा लिंक रिएक्शन होगा और यहीं पर हमारा क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है। और जो ETS है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में और ETS इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सब कुछ इधर ही पास में ही होने वाला है। ये दोनों रिएक्शन यहाँ मैट्रिक्स में और ETS जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। Complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving 3 CO2 molecules. It takes place in the matrix of mitochondria. Completely हम pyruvic acid को तोड़ेंगे जिससे CO2 रिलीज हो. Passing on of electron removed as part of H atoms to molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP. ठीक है, और वो जो H+ रिमूव हो रहे हैं उनको हम लोग पास ऑन करेंगे मॉलिकुलर O2 को. इट अकर्स ऑन द इनर मेम्ब्रेन. ये ETS के बारे में दिया है, इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. ETS के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अभी मेनली हमको लिंक रिएक्शन और ध्यान देना है हमको क्रेब्स साइकिल पे. Pyruvate enters mitochondrial matrix and undergo oxidative decarboxylation in presence of pyruvic dehydrogenase. It require coenzyme such as NAD+ and coenzyme A. ठीक है, तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम A चाहिए हमको, वो होना चाहिए वहाँ पे मैट्रिक्स में, और NAD+ होना चाहिए, ठीक है. क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एसिटाइल कोई बनेगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पर काउंटिंग थोड़ा बराबर करना है. पायरुविक एसिड हमें एक ग्लूकोज से, अगर हम लोग स्टार्टिंग से एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो एक ग्लूकोज में हमें कितने पायरुविक एसिड मिलेंगे? 2. तो अगर यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड आएंगे तो यहाँ पर हमें 2 एसिटाइल कोई मिलने वाले. एसिटाइल कोई इज ऑफ 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन का बना है. मतलब पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, एक एसिटाइल को है 2 कार्बन का, तो एक CO2 रिलीज होगा. यहाँ पर NAD+ था, यहाँ पर NADH, मतलब एनर्जी बनी, ठीक है. NADH इज इक्वल टू 3 ATP. तो अगर 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोई बनेंगे, अगर हम एक ग्लूकोज के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 NADH बनेंगे. मतलब लिंक रिएक्शन में 2 NADH बनते हैं, इट इज इक्वल टू 6 ATP. ठीक है, समझ गए लिंक रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा. और फिर जो एसिटाइल को है वो एंटर करेगा इनटू द TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल, ठीक है. तो लिंक रिएक्शन इतना छोटा सा ही है कि पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को है, यहाँ पर 2 NADH बनते हैं और एक CO2 का लॉस होता है, ठीक है. बस यहाँ पे इतना याद रखना है आपको कि एक ग्लूकोज से हमारा 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, तो आगे का कैलकुलेशन लिंक रिएक्शन 2 बार होगी और क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगी अगर हम एक ग्लूकोज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है. अब लिंक रिएक्शन के बारे में और कुछ दिया हुआ है कि 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोई बनेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 बनेगा, CO2 रिलीज होगी वहाँ पर. इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये हमें पता है. इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है. अब एसिटाइल को इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है. कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनेगा. एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है. और क्या क्या चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए? Mg2+ चाहिए, लिपोइक एसिड चाहिए, TPP चाहिए, NAD चाहिए, CoA चाहिए, ठीक है. ये सारी चीजें चाहिए. तो 2 पायरुविक एसिड, अगर 2 पायरुविक एसिड आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? हमारे ग्लूकोज था हमारे पास, ठीक है. ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने. ये कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का था. ये कितने कार्बन के? 3 कार्बन के हैं, ठीक है. अब 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को, एसिटाइल कितने? 2 कार्बन का होता है, ठीक है. मतलब 2 CO2 यहाँ से हमारे निकल जाएंगे, ठीक है. उसके साथ साथ क्या बनेगा? 2 NADH2. अब NADH2 बोले और कहीं पर NADH या NADH+H+ बोलते हैं, ठीक है. बात वही है, हमको सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है, दैट इज 3 ATP फ्रॉम 1 NADH या 1 NADH2, ठीक है. एसिटाइल को इज कॉमन इंटरमीडिएट बिटवीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ये तो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. मान लो कभी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो फैट के मेटाबॉलिज्म से भी
फैट जब टूटता है तो एसिटाइल कोए बनता है, तो यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ती है। मतलब फैट जब टूटेगा तो ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन नहीं होगा, सीधे TCA साइकिल स्टार्ट होगा, अगर फैट से हम एनर्जी बनानी है तो, ठीक है। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले रहे हैं, जो कि मेनली ग्लूकोज हमारा सोर्स है, मेनली ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड देन हमारा क्या होगा, क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल का जो है जनरल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम है क्रेब्स साइकिल का, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो है हो गया हमारा लिंक रिएक्शन, ठीक है। दिस इज आर लिंक रिएक्शन, ठीक है। अब एसिटाइल कोए जो 2 कार्बन का है, इट विल बाइंड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ वो बाइंड करेगा 2 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन का ये है, और बनेगा सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर ये साइकिल चलेगा, इस स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, यहाँ CO2 रिलीज हुआ। अब हमें क्या देखना है, मेजर हम लोगों को किस चीज़ पर फोकस करना है कि एनर्जी कहाँ कहाँ बन रही है, ठीक है। यहाँ पर एक NADH बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, मतलब 3 NADH हमारे बन गए, ठीक है। ये NADH बोलो या NADH2 बोलो, और एक यहाँ पर GTP बन रहा है, ठीक है। तो एक मैं GTP लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। GTP इज इक्वल टू ATP, तो GTP बने या ATP बने एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है हमारा एक FADH2, तो FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। देखो ये कैलकुलेशन हम लोग इस समय NCERT के हिसाब से लगा रहे हैं, आगे जाल के जब कॉलेज में जाओगे तो ये कैलकुलेशन बदल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि NADH2 की वैल्यू 2.5 ATP गिनी जाए और FADH2 की वैल्यू 1.5 गिनी जाए, तब मेरे को गाली मत देना कि शुभम सर ने गलत पढ़ाया था। ये मैं NCERT के हिसाब से, नीट के हिसाब से जो कैलकुलेशन वो लोग लेते हैं, जो वैल्यू वो लेते हैं, राउंड ऑफ में 3 ATP और 2 ATP पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस समय के हिसाब से नीट के एग्जाम तक, नीट के एग्जाम के बाद जब कॉलेज में जाओगे तो हो सकता है वो एक्चुअल वैल्यू जो कि 2.5 ATP और 1.5 ATP पे आ जाए, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि मैंने गलत पढ़ा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर, बट नीट के एग्जाम तक हमको यही वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको अभी ऐसा मत सोचना कि ये तो सर ने 2 मिनट में समझा दिया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, इसको अभी हम लोग डिटेल में आगे चलेंगे। बस अगर हम देखें तो 3 NADH2 बने, एक GTP बना और एक FADH2 भी बना, ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन लगाता हूँ अगर ओवरव्यू में, तो 3 NADH2 इक्वल टू 3 × 3 9 प्लस 10 और ये 2 12, तो एक साइकिल अगर चलता है यहाँ पर तो 12 ATP बन रहे हैं, ठीक है। 12 ATP यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये 12 ATP एक सिट्रिक एसिड के साइकिल में बन रहे हैं, किससे, एक एसिटाइल कोए से। याद रखना ये सब कुछ एक एसिटाइल कोए से हो रहा है, बट अगर हम लोग ग्लूकोज से लेकर आ रहे हैं, अगर हम लोग ग्लूकोज से लेकर आ रहे हैं तो 2 पाइरूवेट होंगे और 2 एसिटाइल कोए होंगे, मतलब ये साइकिल 2 बार चलेगी, तो एक ग्लूकोज के हिसाब से 24 बनेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में कितना बना था, 8, ठीक है। लिंक रिएक्शन में 2 NADH बने थे, मतलब 6, 8 और 6 14 और यहाँ पर 24, ठीक है, एक ग्लूकोज के हिसाब से। तो टोटल हमारा कुछ 38 पहुंच रहा है। ये कैसे पहुंचेगा, कैसे कैलकुलेशन लगाएंगे, ये आगे देखेंगे, इसको अभी जाने देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं हमको, ठीक है। जैसे कि दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय H.A. क्रैब, ठीक है, हेंस क्रैब इनका नाम था, उन्होंने ये डिस्कवर किया, इनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। बिगिंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सबसे पहले जो है यहाँ पर सिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है।
इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। OAA इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएन क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले जो एसिटाइल कोए लिंक रिएक्शन से जो आ रहा है, लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एसिटाइल कोए। लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल बनेगा, किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा सिट्रिक एसिड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड इन सिंथेटिक एनाबॉलिक पाथवे। अब देखो यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल हम देख रहे हैं, इसमें जो बीच में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो उसी पाथवे जाए। ये तो क्रेब्स साइकिल है, बट मान लो बॉडी में एनर्जी है और सिट्रिक एसिड बना और एनर्जी की ज़रूरत नहीं, तो सिट्रिक एसिड किसी और पाथवे में जाके कुछ और बनाने में हेल्प कर सकता है। मान लो अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करे या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करे या कहीं पे भी किसी भी पाथवे में, ठीक है। तो जो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं, जो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, 8-10 जो इंटरमीडिएट हैं, वो कहीं और पाथवे में, इसमें एनाबॉलिक पाथवे में कुछ और बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। क्यों एम्फीबॉलिक बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ पे ब्रेकडाउन चल रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं कुछ बनाने में भी हेल्प करेगा इसके इंटरमीडिएट। तो मतलब ब्रेकडाउन भी और सिंथेसिस भी, इसलिए एम्फीबॉलिक, ठीक है। बाकी हमें क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन 4 साइड्स पर होगा क्रेब्स साइकिल में। क्या बनेगा, 3 NADH2 मैंने बताया, एक FADH2 और एक GTP, ठीक है। ईच टर्न ऑफ TCA साइकिल मतलब टोटल 12 ATP हमारे बनते हैं, ठीक है, एक टर्न में, याद रखना, ठीक है। ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल एक्सेप्ट मार्कर एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। तो जितनी भी एंजाइम TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में लगने वाली है, सारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। सिर्फ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, ठीक है। कहाँ पर चल रहा है सारा प्रोसेस, मैट्रिक्स में, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर वो चिपका हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मैट्रिक्स में नहीं है, ये हमको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा एंजाइम TCA साइकिल का मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका आंसर है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो स्टेप्स क्या है, ठीक है। आप देखोगे एसिटाइल कोए से सिट्रिक एसिड बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, ठीक है, और सक्सिनिक एसिड बन रहा है, मैलिक एसिड बन रहा है, फिर वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जा रहा है, ठीक है। तो condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to form citric acid in the presence of enzyme citrate synthase, ठीक है। A COA molecule is released, ठीक है। यहाँ पर coenzyme A molecule यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि coenzyme यहाँ पर रिलीज हुआ, ठीक है। उसके बाद citrate is isomerized to isocitrate, ठीक है। फिर ये डिटेल में हम लोग देखते हैं, एक बार आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। ये स्टेप्स है, स्टेप्स याद नहीं करने, हमको क्या क्या याद करना है मैं बताऊंगा आपको। ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो एक बार कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। ये NCERT लेवल दिया हुआ है, याद रखना, ये सारी चीज़ें जो है वो NCERT लेवल दी हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको ले जाना चाहता हूँ। एट 3 पॉइंट्स NAD से NADH2 बनता है, एक जगह पर FADH2 बनता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। हाँ, इस पे मैं ले जाना चाहता हूँ आपको डिटेल में ज़रा, ठीक है। मैं आपको बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाना, ठीक है, कि अगर कुछ आपको दिखाई अगर नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट है, ऊपर से एसिटाइल कोए आया, ये दोनों बाइंड करेंगे। ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, ठीक है, ये 4 कार्बन का है। इससे क्या बना, फर्स्ट सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसके बाद सिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिस अकोनिटेट। ये थोड़ा पूरा क्रेब्स साइकिल एक्चुअल में जो होता है वो दिया है, वो जो डायग्राम पहले वाले थे वो थोड़ा सा बेसिक डायग्राम्स है, ठीक है, NCERT लेवल है, बट हमको ये पूरा एक बार समझ लेना है,
ठीक है। एंजाइम्स नहीं पूछे जाएंगे, तो एंजाइम्स के नाम अगर आपको याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, बट ये पूरा टीसीएस साइकिल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्टेप्स याद होने चाहिए, क्या बन रहा है, किसके बाद क्या बन रहा है, किससे पहले क्या बन रहा है, और एनर्जी कहाँ कहाँ बन रही है। मेजर फोकस एनर्जी पे रहना है, ठीक है। कितनी बन रही है और कहाँ बन रही है। क्वेश्चन क्या आएगा कि पहला NADH2 क्रेब्स साइकिल में कौन से स्टेप पे बनता है, उस स्टेप में क्या होता है, क्या से क्या बनता है। तो पहला NADH2 कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। अरे हाँ, तो पहला NADH2 हमारा यहां बन रहा है, ठीक है। तो सिस अकोनिटेज से आइसोसिट्रेट, ठीक है, यहां पर एक H2O यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट से क्या बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। दो फॉर्म में हो सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में अल्फा KGB बोलते हैं, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट को हम लोग अल्फा KGB बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हमको क्या याद रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं कि भाई पहला सिट्रेट बना, फिर सिस अकोनिटेट, फिर आइसोसिट्रेट और अल्फा KG। अभी तक हमको NADH2 मिला। फर्स्ट NADH2 कौन से स्टेप पे मिला, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यहां पर एक देखो, ये 4 कार्बन का था, एसिटाइल कोएट 2 कार्बन का था, 6 कार्बन, मतलब ये 6 कार्बन का था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ, मतलब अल्फा KG कितने कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पर एक और CO2 रिलीज हुआ और एक और NADH2 बन गया, ठीक है। एक NADH2 यहाँ बना, एक NADH2 यहाँ बना, एक CO2 यहाँ रिलीज हुआ, एक CO2 यहाँ रिलीज हुआ, मतलब ये कितने का हो जाएगा, ये 4 कार्बन का हो जाएगा। अब क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बना सक्सिनाइल CoA, ठीक है। अब सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हुआ सक्सीनेट में, एंजाइम कौन सी आई, सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। यहाँ पर एक GTP का सिंथेसिस हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 ATP, ठीक है। सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, ठीक है। सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, और यहाँ पर एक FADH2 बना जो कि इक्वल है 2 ATP के। कौन से एंजाइम यूज हुई, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूज हुई, ठीक है। फ्यूमरेट, अब देखो ये कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का। यहाँ पर कहीं CO2 लॉस हुआ नहीं, यहाँ पर कोई CO2 लॉस हुआ नहीं, मतलब ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, और यहाँ पे भी कोई CO2 लॉस नहीं हुआ। फ्यूमरेट से बना मैलेट, ये भी 4 कार्बन का होगा, और मैलेट से बना ऑक्सैलो एसीटेट। तो साइकिल कंप्लीट हुई, और यहाँ पर भी एक NADH2 बन गया, ठीक है। फिर से अगर हम लोग देख ले, एक NADH2 यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं जरा यहाँ पर, ठीक है। इसको ये समझ गए सब लोग, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तीन NADH2 बने हमारे, ठीक है। एक हमारा यहाँ पर GTP बना, और एक हमारा यहाँ पर FADH2 बना। टोटल अगर मैं लगाऊं तो इसको, ये एक 3 ATP के बराबर है, मतलब 9 1 2 12 ATP हो गया हमारा, ठीक है। ये कितना हुआ, एक साइकिल में, एक साइकिल में 12 ATP, ठीक है। अगर ग्लूकोज से शुरुआत करें तो यहाँ पे 2 एसिटाइल CoA आएंगे, 2 एसिटाइल CoA आएंगे, तो 2 बार ये साइकिल चलेगा, मतलब 24। तो एक ग्लूकोज के हिसाब से 24। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक क्रेब्स साइकिल के टर्म में कितना ATP बनता है, 12, ठीक है। बट एक ग्लूकोज के हिसाब से क्रेब्स साइकिल में कितना बनेगा, 24, ठीक है। समझ गए। तो फाइनली जो हमारे इक्वेशन सामने आता है, हमारे क्या आता है, 2 एसिटाइल CoA एंटर करेंगे,
ठीक है। और क्या क्या चाहिए हमको, सबस्ट्रेट 6 NAD+ चाहिए, 2 FAD+ चाहिए, 2 GDP या ADP, मोस्टली हम लोग GDP यहाँ पे बनता है इसलिए GDP काउंट करते हैं, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एसिटाइल कोए 2 कार्बन का है। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, पूरा का पूरा 2 एसिटाइल कोए 4 CO2 निकल जा रहा है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट जो है हम उसको ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं। उसके बाद हमको 6 NADH2 मिल रहा है, 2 FADH2, 2 GTP और एक कोएंजाइम में रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी हमारा ये बन रहा है। ठीक है, ये एनर्जी बन रहा है फ्रॉम 2 टन्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, मतलब एक ग्लूकोज के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, 2 एसिटाइल कोए के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा समरी हुआ ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ही आपको समझा दूं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में हमको क्या मिला था, 2 ATP मिला था और 2 NADH2 मिला था। ठीक है, जो हमारा लिंक रिएक्शन हुआ था वहां हमें क्या मिला, 2 NADH2 मिला। ठीक है, और जो हमारा क्रेब्स साइकिल हुआ, ये सब कुछ एक ग्लूकोज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो हमको यहां पे क्या मिला, 6 NADH2, ठीक है, 2 FADH2 और 2 GTP या 2 ATP लिख लेता हूं मैं इसको, बराबर एक ही बात है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, देखो डायरेक्ट ATP बनता है या डायरेक्ट GTP बनता है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मींस डायरेक्ट बन गया। जैसे कि मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, आप कहीं पे जॉब करते हो और आपकी जो सैलरी है, जैसे ये एनर्जी करेंसी है, वैसे जो हमारी करेंसी है, मान लो जो आपको पैसे मिलते हैं वो 2 फॉर्म में मिलते हैं। मान लो आपका सैलरी 50,000 है, तो आपको 25,000 तो कैश मिल जाता है। ठीक है, कैश हम बोलेंगे ATP या GTP, दिस इज कैश, और 25,000 का चेक मिलता है, या 25,000 के बहुत सारे चेक, मतलब 3,000 का एक चेक, 2,000 का एक चेक, 3,000 के 5 चेक, इस तरीके से 25,000 मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मिलता है। ठीक है, तो आपकी सैलरी, मान लो आज आपको सैलरी मिलती है और आप कहीं पार्टी करना चाहते हो और 50,000 रुपये की पार्टी करना चाहते हो, तो क्या किसी होटल में जाके आप 25,000 तो कैश दे दोगे, वो तो वो ले लेगा, बाकी 25,000 के जो चेक हैं, 3,000 का चेक, 2,000 का चेक, वो ले लेगा क्या, वो नहीं लेगा। मतलब वो करेंसी तो है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, वो चेक लेकर आप पहले बैंक जाओ और बैंक में उसको कन्वर्ट कराओ। वो चेक आपके अकाउंट में जमा होगा, उसमें हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, और फाइनली आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा। फिर आप ATM से वो 25,000 निकालो, तब जाके आपके पास 50,000 होंगे। ठीक है, तो समझना क्या है यहाँ पे, जब आपको सैलरी मिली, आपको मिले तो 50,000, बट यूजेबल कितने थे, 25,000 उस समय यूजेबल थे, बाकी के 25,000 को यूज करने में थोड़ा टाइम लगा, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ा बैंक में जाके। अब मैं यहाँ पे ये क्यों समझा रहा हूं, ये जितने भी NADH2 FADH2 बन रहे हैं, दीज आर द चेक्स, ये चेक बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्टली जो बन गया, डायरेक्टली कितना बना, 2 ATP यहाँ बना और 2 ATP यहाँ बना, 4 ही बना है। ठीक है, बाकी का पूरा, मान लो अगर 38 के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो बाकी का पूरा चेक की फॉर्म में। अब ये चेक कहाँ क्लियर होंगे, तो यहाँ पर जो बैंक है वो है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, वो बैंक है। अब ये जो भी बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस का NADH2, लिंक रिएक्शन का NADH2, क्रेब्स साइकिल का NADH2, क्रेब्स साइकिल का FADH2, ये सब बैंक के पास जाएंगे, वहां पर बैंक इन्हें कन्वर्ट करेगी इनटू ATPs, तब जाकर एक ग्लूकोज का टोटल यूजेबल 38 ATP निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बन तो जा रहा है यहां पर, बट अभी यूजेबल नहीं है। यूजेबल कब होगा,
जब फाइनल ETS कंप्लीट होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS, ये चारों पाथवेज जब कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं, इनमें बहुत टाइम लगेगा, मिनट्स में, सेकंड्स में ये चारों के चारों खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये चारों कंप्लीट होगा तब एक ग्लूकोज से हमको, मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 38 ATP हमारे निकल कर आएंगे, ठीक है। तो ये बैंक वाला, चेक वाला, कैश वाला सिस्टम समझ जाओ, ठीक है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि डायरेक्टली NADH2 यूज नहीं होगा, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 3 ATPs, ठीक है। उसको मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल को अच्छे से समझ लो, कोई उसको पहले एक बार एक फुल पेज पे आप क्रेब्स साइकिल को बनाओ, स्टेप्स याद करो, कौन से स्टेप पे NADH2 बन रहा है वो याद करो, कहाँ GTP बन रहा है, कहाँ पर FADH2 बन रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से याद होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस पूरा याद होना चाहिए, क्रेब्स लिंक रिएक्शन याद होना चाहिए, क्रेब्स साइकिल याद होना चाहिए, ठीक है। इतना हमको याद कर लेना है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है फिर आगे के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।